इससे होगा क्या कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चालू रहता है। आप वहां का खंडकाव्य लिखेंगे जिस जिले में आपको परीक्षा देनी है। तो ये पहले क्लियर कर लीजिएगा, आपका मूल्यांकन उतना ही होगा जितना कि लाजिमी है, जितना कि वाजिब है। दोस्तों नमस्कार, हम लेकर के आए हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड खंडकाव्य। आप जान रहे हैं कि खंडकाव्य जो होता है ये आपके पाठ्य वस्तु में तो होता जरूर है, लेकिन ये अमूमन स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है। इसे क्या होता है कि स्टूडेंट खुद लर्न करते हैं। शायद ही कोई स्कूल हो जहाँ पढ़ाया जाता हो, मेरे ख्याल से कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक ना। तो इसको क्या होता है कि आपको अपने भरोसे रखना पड़ता है, स्वयं लर्न करना पड़ता है। और लास्ट में चल करके अब तो युग बदल गया है, अब आपको ये सब हम लोग इसीलिए बने थे कि आपका उस विषम दिन में हम काम आएंगे। तो हमने क्या किया, आपके लिए बनाया है यूपी बोर्ड खंडकाव्य। खंडकाव्य आपको तैयार कैसे करना है ये हम टेक्निक बताएंगे, ठीक ना। अब इतने 9 खंडकाव्य हैं और 9 खंडकाव्य में अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जिलों में कौन कौन सा खंडकाव्य आएगा ये आप यहाँ विधिवत देख लेंगे। इससे होगा क्या कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चालू रहता है, किस खंडकाव्य पर आपको लिखना है। बात ये आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जिले के रहने वाले कहीं और के हैं, परीक्षा आपको किसी और जिले में देनी है। तो ऐसा नहीं कि जिस जिले में आप रहने वाले हैं वहाँ का खंडकाव्य लिखेंगे परीक्षा में, ऐसा नहीं है। आप वहाँ का खंडकाव्य लिखेंगे जिस जिले में आपको परीक्षा देनी है। तो ये पहले क्लियर कर लीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड पर किस जिले का नाम है, और जिले के नाम के हिसाब से आप पहले क्लियर कर लीजिए कि उस जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, ठीक ना। तो ये फिलहाल इंटरमीडिएट वाले के लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं ताकि वो कन्फ्यूजन पैदा हो। ये हाई स्कूल के लिए है। और ये आप देख रहे हैं कि सामने खंडकाव्य, इसमें निर्धारित 9 खंडकाव्य हैं और 9 खंडकाव्यों के अलग अलग रचनाकार हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है खंडकाव्य चालू हैं, जो कि निर्धारित हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो 75 जिले के नाम मैंने मेंशन नहीं किए हैं, तो आप क्या करेंगे, फिलहाल इतने जिले हैं, यदि आप इसमें मैच करते हैं तो ऑल दी बेस्ट, नहीं करते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे। बाकी आपको बताने हम जा रहे हैं इसकी टेक्निक कि कैसे हम जो है खंडकाव्य लिखेंगे। तो इतना ये बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका है। अब हम तरीके पे आ जाते हैं। तो आपके सामने लिखा है खंडकाव्य लिखने के प्रकरण, किन किन टॉपिक पे खंडकाव्य लिखने को जरूर आएगा। जब भी आएगा तो इसी पे आएगा, या तो आएगा चरित्र चित्रण, या तो नहीं चरित्र चित्रण और सर्ग, इन 2 चीजों पर आता है लिखने के लिए, ठीक ना। तो आप इन्हें लिखेंगे कैसे, ध्यान देने योग्य बिंदु हमने लिख दिए हैं। अब इसमें क्या है कि चुनिंदा हेडिंग जिस पर भी खंडकाव्य लिखने को आएगा, इतने 9 में से, तो 9 में से आप ध्यान देंगे कि आपको क्या क्या विशेष ध्यान देना है, उस पर ही लिखना है। तो हेडिंग आप बनाएंगे, और हेडिंग बनाने के बाद 2 से 2.5 पेज, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, ही नहीं कि आप पा गए दशरथ के बारे में लिखना है, दशरथ कह रहे हैं ये श्रवण कुमार, या फिर इसमें जितने दिए गए हैं मैं क्लियर कर दूं। तो इसमें लिखा है मुक्तिदूत, जवाहर, अगर पूजा, मेवाड़, मुकुट, तो आपको आ गया जो है क्या नाम है कि महाराणा प्रताप के बारे में। तो आप जानते हैं तो बहुत ज़्यादा 4 पेज का लिख दें तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका मूल्यांकन उतना ही होगा जितना कि लाजिमी है, जितना कि वाजिब है। अनावश्यक लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको लिखना है चुनिंदा हेडिंग के साथ, और वो भी 2 से 2.5 पेज के अंदर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। सरल शब्दावली, आपकी शब्दावली क्या होगी, एकदम सुपाठ्य होनी चाहिए। सुपाठ्य का मतलब आसानी से एग्जामिनर पढ़ ले जाए, समझ ले जाए, ठीक ना। और अनावश्यक शब्द परहेज, आपको अनावश्यक शब्दों से बचना होगा। ये नहीं है कि जो पाए बस उसी को डालते गए, खूब बड़ा सा लिख दिया, ज़्यादा नंबर निर्धारित है, उससे ज़्यादा मिलना नहीं है, तो हमको फालतू लिखने की क्या जरूरत है। संबंधित कविताएं, हाँ एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप कोई बिंदु लिख रहे हैं तो उससे संबंधित महाराणा प्रताप के बारे में लिख रहे हैं तो निश्चित है कि आप उसके बारे में अगर कोई बिंदु पाते हैं, कोई उनकी रचनाएं हैं, कोई कविता मिल गई, तो आप उस पर जरूर करेंगे, दिखाएंगे। और रचनाकार के नाम, विशेष करके आप जब भी खंडकाव्य लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यह खंडकाव्य फला फला के द्वारा रचित है, इसमें ये बिंदु दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप ये ध्यान देंगे, और खंडकाव्य आपके सामने यहाँ है, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक ना। और इन्हीं से मिल करके आप एक खंडकाव्य लिखेंगे जो कि 2 से 2.5 पेज, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 से 2.5 पेज का ही होना चाहिए। हेडिंग जरूर होनी चाहिए, अनावश्यक शब्दों से बचना है, भाषा आपकी बिल्कुल सरल हो, सुपाठ्य हो। ओके, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और समझने के साथ साथ आप इसी पर अमल करेंगे, और अमल करने के बाद इस पर सेम टू सेम जैसे बताया गया है वैसा ही लिखेंगे, तो निश्चित है कि आपको नंबर मिलेगा। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।